नमस्कार दोस्तों, वाला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 22 सितंबर 2020 के करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यू हम देखेंगे। भाषा रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश। पहला सवाल है कि वैभव शिखर सम्मेलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये वैभव शिखर सम्मेलन प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। बी, देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। सी, प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। और डी, उपर्युक्त में से एक भी नहीं, जवाब कुछ और ही है। दोस्तों, उसका सही उत्तर है सी, तीसरा कथन। ये कहता है कि प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन, उनके पूरे नाम देखिए आप, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, यानी कि पूरे विश्व में जो भारतीय बसे हैं, भारत और पूरे विश्व में ऐसे वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का वैश्विक शिखर सम्मेलन जो वैभव समिट के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास 13वीं शताब्दी में गणपति देव द्वारा एक मंदिर निर्मित किया गया, जो स्थानीय देवी बालुसुलाम्मा अर्थात दुर्गा देवी के मंदिर में बदल दिया गया। निम्न में से आपको बताना है कि गणपति देव किस राजवंश से संबंधित है। चालुक्य, काकतीय, होयसल या राष्ट्रकूट। सही उत्तर है काकतीय राजवंश। गणपति देव काकतीय राजवंश से संबंधित है। बेम्बू शूट, बेम्बू शूट के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पहला कथन कहता है कि बेम्बू शूट मिट्टी की सतह के नीचे निर्मित होते हैं। दूसरा कथन कहता है कि बेम्बू शूट में न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि औषधीय गुण पाए जाते हैं। तीसरा कथन कहता है कि राष्ट्रीय बांस मिशन के मुताबिक 13.96 मिलियन हेक्टेयर के बांस क्षेत्र के साथ भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। कौन सा कथन सही है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला और तीनों। सही उत्तर है पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय बांस मिशन के हिसाब से हम देखें तो भारत में कुल 13.96 मिलियन हेक्टेयर में बांस उगाए जाते हैं। इस हिसाब से हम देखें तो ये पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। बेम्बू शूट यानी कि अंकुरित बांस, ये बांस के सुपाच्य अंकुरित बेंत होते हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे निर्मित होते हैं। बेम्बू शूट यानी कि बाम्बू शूट न्यूट्रास्यूटिकल गुण वाले यानी कि औषधीय गुण वाले कुछ तत्व उसमें मिलते हैं, और वायरल हमले जब होते हैं मानव शरीर ऊपर, तब मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सस्ती इम्यूनिटी बूस्टर, चीपेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर के कार्य भी करता है। राष्ट्रीय बांस मिशन के हिसाब से हम देखें तो 13.96 मिलियन हेक्टेयर में बांस उगाए जाते हैं, और ये दुनिया में पहले स्थान पर है। चेंदमंगलम सारी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला। सही उत्तर है उनका केरला। एर्नाकुलम के नज़दीक एक छोटा शहर है जिसका नाम है चेंदमंगलम। ये साड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। चेंदमंगलम साड़ी पुलियिलाकारा बॉर्डर के नाम से जानी जाती है। उनको एक बॉर्डर बनाई जाती है साड़ी में, जो उसका नाम है पुलियिलाकारा, और ये नाम से ही प्रख्यात हुई है, ये बॉर्डर से ही। राज्यसभा के सभापति को अपने पद से हटाने के संदर्भ में कौन से कथन सही है। अनुच्छेद 91 भारतीय संविधान के, उसमें उपसभापति के पद के रिक्त होने, त्याग और हटाए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके अपने पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा कथन कहता है कि 14 दिनों के पूर्व नोटिस के पश्चात ही ऐसे प्रस्ताव के बारे में आगे बढ़ाया जा सकता है। कौन सा कथन सही है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला या तीनों। सही कथन है दूसरा और तीसरा, पहला गलत है, क्योंकि 91 में नहीं, अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि उपसभापति के पद के रिक्त होने, त्यागपत्र
और या फिर हटाए जाने के बारे में क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोसेस अपनाई जानी चाहिए। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प पसंद कीजिए। पहला विकल्प कहता है कि विधेयक, बजट और मंत्रालयों की नीतियों की जांच करने के लिए जो समितियां बनती है उन्हें विभागीय स्थायी समितियां कहा जाता है। दूसरा कथन कहता है कि दोनों सदनों के सांसदों को सम्मिलित करके एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति बनती है उन्हें संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। तीसरा कथन है कि किसी एक विशेष विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है। सही कथन कौन सा है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला या तीनों? दोस्तों सही कथन है तीनों। तीनों कथन सही है क्योंकि विधेयक, बजट और मंत्रालयों की नीतियों की जांच के लिए जो समिति बनती है विभागीय स्थायी समिति कहा जाता है। दोनों सदनों के सांसदों को मिलाकर सम्मिलित करके एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए समिति बनती है, उन्हें संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। और किसी एक विशेष विधेयक की जांच के लिए प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी बनती है। हाल ही में संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी कि 2015 से 20 के बीच 2 घटनाएं बनी हैं भारत में। पहली घटना है कि आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में 145% की कमी हुई है, यानी कि ऐसी बस्तियों की संख्या कम हुई है जो आर्सेनिक युक्त जल से प्रभावित हुई हो। दूसरा कथन कहता है कि फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो निम्न में से सही विकल्प पसंद कीजिए। सही पहला विधान है, दूसरा है, दोनों है, एक भी नहीं। उनका सही उत्तर है डी यानी कि दोनों कथन गलत है, क्योंकि आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है 145% की, और फ्लोराइड प्रभावित बास स्थानों की संख्या में कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है। बस्तियां किसे कहते हैं? एक वास स्थान यानी कि हैबिटेशन। गांव में सामुदायिक स्तर पर परिवारों का समूह होता है और सेटलमेंट का सबसे छोटा स्तर होता है जिसमें घरों की संख्या 10 से 100 तक होती है। आर्सेनिक विषाक्तता के बारे में देखें तो आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से कई देशों की भूसतह एवं भूजल में उच्च स्तर पर मौजूद होते हैं और अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषाक्त होते हैं। पीने का पानी, भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पानी एवं खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जो जल होते हैं ये दूषित होते हैं, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। दूषित यानी कि आर्सेनिक युक्त पेयजल एवं भोजन के उपयोग में लाए जाने वाले जल में जो लंबे समय तक आर्सेनिक रहते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं तो कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा बन सकता है। पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश जारी हुए। इस हिसाब से देखें तो आर्सेनिक की वैध सीमा 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, लेकिन भारत में ये है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि ज़्यादा है। फ्लोराइड जहर के बारे में देखें तो अत्यधिक फ्लोराइड का उपयोग स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरली जो समृद्ध भूजल की अत्यधिक खपत होती है उसके कारण वहाँ ज़्यादा होते हैं। यानी कि हम जहाँ से ज़्यादा भूजल का दोहन करते हैं, जैसे गर्म जलवायु वाले विस्तार, क्योंकि वहाँ गर्मी होती है इसलिए हम भूजल का ज़्यादा दोहन करते हैं। ये उच्च फ्लोराइड युक्त जल का उपयोग भोजन की तैयारी यानी कि फसलों की सिंचाई, ये दोनों जगह पर अगर होती है तो डेंटल फ्लोरोसिस और क्रिपलिंग स्केलेटन फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकते हैं जो अस्थि विकृति से संबंधित है। फिनसेन के संदर्भ में कौन से विकल्प गलत है? फिनसेन यानी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क एक संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी विभाग का एक ब्यूरो है। दूसरा कथन है कि फिनसेन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी वैश्विक नियामक है। और तीसरा कथन है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND संयुक्त राज्य अमेरिका के फिनसेन के समान कार्य करता है, दोनों का फंक्शन सेम है, यानी कि भारत में FIUIND और अमेरिका में फिनसेन जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। कौन सा कथन गलत है? दो, पहला भी और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और एक भी गलत नहीं, यानी कि तीनों सही है। सही उत्तर है, तीनों सही है, डी। तो फिनसेन यानी कि वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी वैश्विक नियामक के रूप में कार्य करता है। फिनसेन संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी विभाग का एक ब्यूरो है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय धनशोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, अन्य वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए वित्तीय लेन देन, नाणकीय ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है। और हमारे इंडिया में FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फिनसेन है, उन दोनों का फंक्शन समान है, उनके समान ही वर्क करता है। वित्त मंत्रालय के तहत 2004 में संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके विश्लेषण करने के लिए, प्रसार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में उनकी स्थापना हुई थी, FIUIND। लेट्स लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। आभार, थैंक यू।